सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल रामलीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 10th के बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। बच्चों की हैवी डिमांड रहती है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कहीं सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की या रेजिस्टेंस करंट वगैरह निकालने की समस्या होती है सर्किटों में, परिपथों में, वहाँ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो अगर इसकी थ्योरी में अच्छे समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होती है और इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इसी का जुड़ा हुआ जो अगला टॉपिक है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों की बातें होंगी, पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, बाद में उस चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जरा इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युतिकी। वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने का जो स्रोत है, जो पूरा बेस है, वो आपका आवेश होता है। क्या होता है? आवेश। इस वीडियो में हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के पूरा बेस से लेकर के और एंड तक जाएंगे, पूरी डिटेल से समझेंगे एक एक बात को कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती कैसे है, इसमें चार्ज का क्या रोल होता है, चार्ज को कैसे चार्ज के फ्लो होने से करंट बनती है, कंडक्टर क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आराम से समझिएगा और लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए और अब इसके बाद कभी कोई डाउट इस इलेक्ट्रिसिटी में नहीं आना चाहिए। इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के हर बात को ध्यान समझिएगा। हम बहुत स्लोली स्टार्ट करेंगे, इसको धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जब आपको बातें समझ में आने लगेंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे आवेश से, यानी चार्ज से। तो चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है। और कैसा गुण है? ये आंतरिक गुण है, ये पदार्थों के अंदर पाया जाता है। जैसे हम लोगों के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, ऐसे ही इस चार्ज की अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी पदार्थों के अंदर पाया जाता है। और ये कब आपको दिखेगा, ये सारी बातें आप जरा समझिए। तो चार्ज हमने कहा कि चार्ज क्या है? चार्ज एक आंतरिक गुण है। चार्ज एक आंतरिक गुण है। किसका? पदार्थ का। आंतरिक गुण कह सकते हो या इसको इंटरनल प्रॉपर्टी कह सकते हो। इंटरनल प्रॉपर्टी, ये पदार्थ की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का काम क्या है? ये कुछ प्रभाव उत्पन्न करती है। जब किसी पदार्थ का ये आंतरिक गुण सक्रिय होता है तो कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है। चूंकि गुणों काम होता है, जब ये गुण दिखेंगे तो कोई ना कोई प्रभाव दिखेगा आपको। जैसे हम टीचिंग करते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो हमारे पढ़ाने का जो गुण हो, ये जो प्रॉपर्टी है अंदर, ये आंतरिक गुण है, ये अंदर पाया जाता है। ये दिखता नहीं कि कहीं शरीर में देख के आप जान जाओ कि टीचर पढ़ाते हैं। हम कहीं अनजानी जगह पहुंच जाएं जहां हमें लोग नहीं जानते हैं और ऐसे नारों से मिलेंगे लोगों से, तो लोग नहीं समझ पाएंगे कि हम टीचर हैं, हम टीचिंग करते हैं। जब ये गुण प्रकट करेंगे, हम कोई ऐसी कंडीशन उत्पन्न होगी कि जब हम पढ़ाएंगे या बताएंगे तो ये लोग समझ पाएंगे। तो ये आंतरिक गुण होते हैं, ठीक है। जैसे कोई बहुत अच्छा गायक है, सिंगर है, तो उसकी ये इंटरनल प्रॉपर्टी, उसके अंदर आंतरिक गुण है ये। लेकिन ये गुण कब दिखेगा? जब वो गाना गाएगा अच्छी ध्वनि में, तब आप समझ पाएंगे सिंगर है, गायक है। तो ये जो गुण होते हैं, जब ये एक्टिव होते हैं तब वो चीज समझ में आती है। तो जब ये चार्ज वाला जो गुण है पदार्थ के अंदर, जब ये एक्टिव होगा तो कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है। ये दो प्रभाव उत्पन्न करता है। कौन कौन दो प्रभाव है? एक प्रभाव आपका है विद्युत
और दूसरा प्रभाव आपका है चुंबक, यानी ये विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न करता है, सत्य विद्युतीय प्रभाव ऐसे, और चुंबकीय प्रभाव। तो अभी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युतीय प्रभाव, और नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे चुंबकीय प्रभाव, कैसे चार्ज चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। जब तक ये आवेश स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है, स्थिर आवेश गतिमान नहीं होता है, इसकी तीन स्थितियां आप देख सकते हैं। एक तो स्थिर आवेश, और जब ये आवेश गति करता है तब किसी तार में धारा उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं धारावाही चालक तार। ये बता रहे हैं, फिर इसको समझाएंगे तो हुआ कैसे। और तीसरी स्थिति होती है गतिमान आवेश। तो जब तक ये स्थिर आवेश है, जब तक ये स्थिर आवेश है तब तो अपने चारों उत्पन्न करता है ये विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और जब यही आवेश गति करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी तार में बहता है, फ्लो करता है, तो ये बन जाता है धारावाही चालक तार और अपने चारों ओर उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। ये सब क्यों होता है, कैसे हुआ, कैसे इनके एक्सपेरिमेंट हुए, सब समझेंगे आगे। और जब एक गतिमान होता है, गति करता है, तब दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और प्लस चुंबकीय क्षेत्र। ये दोनों चैप्टर आपस में कंबाइंड हैं, यानी बेसिक बातें अगर आप समझ के जाएंगे तो ये बात आप अच्छे समझ पाएंगे। क्योंकि यहां भी देखो गतिमान आवेश है, आवेश से स्टार्टिंग करेंगे, पहुंच जाएंगे आप चुंबक क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र, दोनों में। तो इसलिए इसका बेस समझना है, तभी आप ये बातें अच्छे समझ पाओगे। इनका यही यूज होता है। तो आवेश हमने बताया आपको कि एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, एक आंतरिक गुण है, और इसका कार्य होता है विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करना। अभी आप इस चैप्टर में देखेंगे विद्युतीय प्रभाव, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चुंबकीय प्रभाव। आवेश कैसे दिखता है, ये सारी बातें होंगी। पहले आवेश की डेफिनेशन समझिए, आपको लिखें क्या। तो आवेश की डेफिनेशन आपने लिखनी है कि किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण जो विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे आवेश कहते हैं। और इस आवेश को हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, किससे? क्यू से। अब वो चाहे क्यू आप स्मॉल ले लो या कैपिटल ले लो, आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब फिजिक्स में है क्या, जितनी चीजों को हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो मापने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। बिना मापन के किसी राशि की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। ये जो आप पेन देख रहे हैं, इस पेन का द्रव्यमान कितना है, ये तभी आप पता कर पाएंगे जब इसको नापेंगे, यानी मेजर करेंगे, तौलेंगे इसको। इसकी लंबाई क्या है, तो जब आप इसको नापेंगे तभी आप एग्जैक्ट माइनस का बता पाएंगे। तो मापन करना पड़ता है। तो मापन के लिए अगर इसकी लंबाई नापने उसको मीटर चाहिए होगा, या इसका वजन तौलना है तो द्रव्यमान किलोग्राम या ग्राम जिसमें नापना पड़ेगा। तो हर राशि का अपना एक मात्रक होता है। तो इसी प्रकार से अपने आवेश का भी एक मात्रक है, और वो मात्रक जो है आवेश का, वो है कूलाम। इसको कूलम भी पढ़ा जाता है, क्योंकि इंग्लिश भाषा में इसको कूलम ही लिखा गया है। ऐसे कूलम क्या पढ़ते हैं? कूलम पढ़ते हैं। और इसको सी से प्रेस किया जाता है। ये इसका मात्रक है, यूनिट कह लो या मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ये कूलाम एक बड़ा मात्रक है। इसके छोटे छोटे मात्रक भी बनाए गए हैं, जैसे 1 मिली कूलाम,
m छोटा बनेगा, c बड़ा, मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम के, और इससे भी छोटा होता है 1 माइक्रो कूलाम। क्या होता है? माइक्रो कूलाम। कूलाम या कूलम एक ही बात है, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो। म्यूसी पढ़ते हैं इसको मौसी ना पढ़ लेना, इसको म्यूसी पढ़ते हैं ना, हम बोले म्यूसी और आप लोग पढ़ के आए मौसी तो ये क्या है? ये म्यू का सिंबल है, ये ग्रीक वर्ड है। हम लोग चूंकि ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं इसलिए म्यू पढ़ेंगे इसको। और एक म्यूसी में होते हैं 10⁻⁻6 कूलाम। और भी अगर छोटा चाहिए तो आपको नैनो कूलाम, पिको कूलाम मिल जाएंगे। नैनो कूलाम, पिको कूलाम हम लोग अपने हाई स्कूल स्टैंडर्ड में यूज नहीं करते हैं, आगे आपको मिलेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। और ये राशि कैसी है ये थोड़ा पता रखोगे तो आगे चल के फायदा होगा आपको। आवेश एक अदिश राशि है। इतनी छोटी सी बात अभी हमने आवेश के बारे में समझी कि आवेश किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है। क्या है ये? किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जो क्या करता है? विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को हम कूलम पढ़ सकते हैं, सी लिख देते हैं। अगर आवेश के छोटे और मात्रक चाहिए तो वो मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम है। आवेश एक अदिश राशि है। अब आवेश बनता कैसे है? तो आवेश के लिए थोड़े सी हम केमिस्ट्री में चले जाते हैं। केमिस्ट्री आप लोग पढ़ के चले आ रहे हैं लगातार कक्षा 9 से भी। तो अगर थोड़ा केमिस्ट्री में जाएंगे तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा एटम यानी परमाणु। सब लोग परमाणु को जानते हैं? बोलो यस या नो। जानते हैं सर, बहुत समय सुना हुआ है परमाणु। परमाणु क्या है? ये पदार्थ का एक सूक्ष्मतम भाग होता है। इस एटम की रचना जब होती है तो आपने पढ़ रखा होगा कि ये जो एटम होता है इस आकार में बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 10⁻⁻10 मीटर, बहुत छोटा होता है। ये खोखला होता है और इसके बीच में केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है। ये छोटा सा जो भाग होता है ये ठोस होता है और इसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर पाई जाती हैं कक्षाएं ऐसे। और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगाता है चक्कर। कौन लगाता चक्कर है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। अब क्या देखा गया? जरा ध्यान सुनिए। देखा ये गया कि इसके पास भी आवेश है, इसके पास भी आवेश है, यहां पर भी आवेश और यहां पर भी आवेश है। लेकिन परमाणु का जो टोटल आवेश है वो 0 है दोनों के पास आवेश। यहां इस नाभिक के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक के पास भी चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, लेकिन टोटल आवेश 0। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हो सकता है जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना इसके पास निगेटिव चार्ज होता है, और दोनों मिल करके दूसरे के आवेश को खत्म कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। इसलिए इसका टोटल नेट जो चार्ज मिलता है वो 0 हो जाता है। क्योंकि ये संख्याओं में देखा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, जिस तत्व में जितना परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व का उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले ले, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया हीलियम का। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार 4। ये बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये परमाणु क्रमांक Z कितना है? 2, और परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। अब यहां पर नेट चार्ज देखा गया तो 0 है,
तो ऐसा तब हुआ, ये देखा गया कि इसका जितना इसके पास अगर 2 इकाई है तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। किसके पास? हीलियम के पास। तो दोनों का जो टोटल आवेश आया वो क्या हो गया? 0, चूंकि जितना इसके पास निगेटिव था उतना इसके पास पॉजिटिव रहा होगा, तभी 0 हुआ। तो इसलिए यहां से बताया गया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कहोगे आप सर न्यूट्रॉन का फिर क्या हुआ? तो न्यूट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, ये इसके अंदर जितना भी चार्ज होता है वो सब चार्ज वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है। जितना इसके पास 2 प्रकार का अकेले आवेश होता होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, और वो मिलकर के 0 जाता है। तो इसके पास खुद का अपना न्यूट्रल हो जाता है, नहीं खुद का आवेश शून्य हो जाता है। ये नहीं कह सकते कि आवेश होता नहीं, होता है, लेकिन क्यों आवेश होता होगा जरा समझिए। एक नियम है कि जिस पदार्थ के पास द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान अगर होगा तो उसके पास में आवेश भी होगा। इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान है और आवेश है, प्रोटॉन के पास भी द्रव्यमान और आवेश है, तो न्यूट्रॉन के पास जो द्रव्यमान है तो इसके पास आवेश भी होगा। कहोगे सर कितना आवेश है? तो हम आपको बता दें कि जो मास इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻36 इतना द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मास जो प्रोटॉन होता है वो 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, 1.678 करीब गुणा 10⁻⁻27। तो जब इन दोनों के पास द्रव्यमान है और आवेश है तो इसके पास भी द्रव्यमान है तो इसके पास भी आवेश होगा। तो आवेश का दिखा क्यों नहीं? क्योंकि इसके अकेले के अंदर जो आवेश था वो 2 टाइप का रहा होगा, प्लस और माइनस दोनों मिलकर के 0 हो गए। लेकिन यहां देखा प्रोटॉन के पास अकेले पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के पास अकेले, इलेक्ट्रॉन के पास अकेले निगेटिव है। तो ये आवेश एक दूसरे पर समान मात्रा का आवेश रखते हैं, और वो आवेश देखा गया कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो या प्रोटॉन का हो, उस एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की आवेश की मात्रा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रा कूलाम, और प्रोटॉन के पास भी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। फर्क क्या था? दोनों का आवेश मिलके 0 हो रहा था, तो इसका मतलब जितना इसके पास निगेटिव था उतना इसके पास पॉजिटिव था। अब दोनों मिलकर के टोटल आवेश निगलेक्ट यानी 0 कर देंगे। इनका जो नेट चार्ज होता है क्यू नेट, वो हो जाता है 0। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के अपने आवेश को उदासीन करते हैं। एक जितना पॉजिटिव है एक उतना निगेटिव है, दोनों मिलेंगे 0 कर देंगे। जैसे यहां हीलियम के पास देखा जाए तो यहां पर न्यूट्रॉन आप निकालेंगे तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A-Z, तो 4 - 2 का न्यूट्रॉन भी 2 है, लेकिन न्यूट्रॉन का खुद का अपना आवेश शून्य है, वो खुद न्यूट्रलाइज हो गया है। अब बचे 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितना 2 प्रोटॉनों का -2 इलेक्ट्रॉन है हो जाएगा आवेश माइनस का, उतना इसका प्लस का 2 का आवेश हो जाएगा। अब आवेश की वैल्यू दोनों की बराबर है, E और P की, यहां मान रखो दोनों बराबर आएंगे। अगर दोनों आप जोड़ देते हैं तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या ऐसे समझ लो कि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को मारते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक प्रोटॉन को मारता है, खत्म करता है उसके आवेश को। समझिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को मार देता है आराम से, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव है दूसरे निगेटिव, दोनों मिले खत्म कर दिया। तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को मार सकता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है 2 प्रोटॉन को मार देंगे, इसका आवेश 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी पदार्थ पर आवेश ऐसे दिखता नहीं है, क्योंकि सब बैलेंस में है, संतुलन में है, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आवेश को 0 कर देते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन संख्या के बराबर रहेगी। तो ऐसे तो किसी तत्व में या किसी पदार्थ में आवेश दिखेगा ही नहीं। तो कैसे देख पाएंगे? जब इनको अनबैलेंस कर देंगे, असंतुलित कर देंगे, इनके संतुलन को डिस्टरबेंस कर देंगे, संतुलन का बिगाड़ देंगे। कैसे बिगाड़ पाएंगे? जैसे मान लो अपने पास एक सोडियम परमाणु है और इस सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है। इस चीज को बड़ा आराम समझिएगा, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, 11 ने 23 होता है। अब देखिए इसका मतलब इसमें परमाणु क्रमांक 11 है, तो Z बराबर क्या होता है? E बराबर P, यानी इसमें जितना परमाणु क्रमांक है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 11 प्रोटॉन हैं।
आप समझो ये माइनस के होंगे, ये प्लस के चार्ज बना देगा, यानी 11 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को मार देता है, तो 11 प्रोटॉन जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉनों को मारेंगे, तो सब एक दूसरे को खत्म कर देंगे। जब ये खत्म हो जाएंगे तो इनका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अभी इस अवस्था में इसका क्यू नेट क्या है, 0 है। ठीक, अब देखो क्या होता है। अब हम क्या करें कि इस सोडियम परमाणु से, जिसके अंदर से 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, हमने इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कहोगे सर प्रोटॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन काहे निकाल दिया? तो जरा ध्यान समझिए, यहां भी प्रोटॉन को निकालना बड़ा कठिन होता है। प्रोटॉन को निकालना आसान नहीं, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। ये बात भी आप समझ लीजिए, ये काम आएगी आपके। ये प्रोटॉन नाभिक के अंदर है और इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर कक्षाओं में है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर है, प्रोटॉन नाभिक के अंदर है। इस बाहर वाले को यहां से बाहर करना आसान है और अंदर वाले को बाहर निकालना कठिन है। इसको निकालने की बहुत एनर्जी की आवश्यकता होगी, तभी आप प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। न्यूट्रॉन निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें निकालना है चार्ज, आवेश। तो इन दोनों के पास में आवेश है, तो इसको निकालना बड़ा कठिन है, इसको निकालना बड़ा आसान है। तो जब भी हम निकालते हैं या किसी पदार्थ को देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही देते हैं, इलेक्ट्रॉन ही निकालते हैं, और उसी से वो अनबैलेंस हो जाता है और आवेश आपको दिख जाता है। बात को बहुत आराम से समझिएगा। हम प्रोटॉन को नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि प्रोटॉन को निकालने में बहुत एनर्जी, बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नाभिक के अंदर है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर कक्षाओं में घूम रहा है, इसको निकालना बड़ा आसान है, कम ऊर्जा से ही निकाल सकते हो। और इनमें बहुत कक्षाएं होती हैं, फिर आगे कक्षाएं होती हैं, ऐसे ऐसे जितनी कक्षा नाभिक दूर होती जाएगी उतने इलेक्ट्रॉन को, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान है, इस इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो गया। असली प्रोटॉन बहुत अंदर है तो हम प्रोटॉन नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो अगर इस सोडियम परमाणु का हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लें, क्या एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दें, जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अभी देखिएगा -11 +11 टोटल आवेश 0 था, लेकिन अब जब जैसे इलेक्ट्रॉन ने बाहर निकाल दिया, अब इसके पास क्या होने वाला है, अब इसके पास देखिए जरा, इलेक्ट्रॉन अब कितने बचेंगे भाई बताओ, घटाना तो आता होगा, 11 में निकल गया तो अब इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। अब प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 11 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन जब निकल गया, अब देखो अब ये हो गया अनबैलेंस, अभी बैलेंस में था, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को मार रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, इलेक्ट्रॉन बचे 10, प्रोटॉन अभी भी 11 हैं। अब गए 11 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को मारता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के आवेश खत्म करता है। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों के आवेश खत्म कर देंगे, लेकिन इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। बताओ बचेगा नहीं बचेगा? 11 प्रोटॉन से 10 प्रोटॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन को मार खत्म हो गए। अब प्रोटॉन एक बचा, वो किसको मार पाएगा? जैसे ही एक प्रोटॉन बचा, इसका एक प्रोटॉन, तो इसके पास अब क्या है, एक प्लस चार्ज है, एक क्या है, प्लस का चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन गया कहां होगा, अगर ये किसी पदार्थ को दे दे। अब जैसे समझो दूसरा पदार्थ हमारे पास, मान लो हम लोग अक्सर यूज करते हैं क्लोरीन को यूज करते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु भार 35 होता है। 17 परमाणु क्रमांक का मतलब यह हुआ कि इसके पास में 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। अभी इसका नेट चार्ज क्या था, 0 था, इसका भी। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो हमने इसको दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो ये भाई आया क्लोरीन और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 17 प्रोटॉन थे प्लस के, लेकिन तब तक क्या हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। जब आ जाएगा, अब इसको देखो क्या होगा, इसके साथ क्या घटना होने वाली है। ये 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक ये आ गया इलेक्ट्रॉन, काहे का है ये, माइनस का है। अब क्या होगा,
इसके अंदर हो जाएंगे 17 एक 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे। बात समझ आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन इसने इसका ले लिया। अब क्या होगा, अब 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉनों को मारेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो इसके पास बचने वाला है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक निगेटिव चार्ज हो गया। अब इसके ऊपर दिखेगा निगेटिव, इसके ऊपर दिखेगा पॉजिटिव। अब आवेश दिखना प्रारंभ हुआ। तो कब आवेश दिखा आपको? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। या तो हम इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन दिया अगर किसी को हमने, तो जो दे रहा है वो पॉजिटिव है, देख सकते हो, उसके बाद पॉजिटिव बढ़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, किसी को इलेक्ट्रॉन को देगा, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, उसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन लेने से इलेक्ट्रॉनों संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन अधिकता हो जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां निगेटिव चार्ज, और जहां इलेक्ट्रॉनों को कम हुआ था, तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉनों जहां कमी वहां क्या है? पॉजिटिव चार्ज। जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वहां क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणावेश। तो आवेश हो गए दो टाइप के। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश ऋणावेश हैं क्या? ये दो अलग अलग टाइप के चार्ज हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, वो निगेटिव चार्ज ऋणावेश हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने अंदर से, इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, उसके बाद धनावेश हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। तो दो टाइप के आवेश बनते हैं, धनावेश और ऋणावेश। शायद ये आपको बात समझ आई होगी। अब ये आवेश आपको दिख रहा है, चूंकि ये हो गए हैं अनवैलेंस। अब किसी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संख्या बराबर नहीं है, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा चुका है। वैसे क्या था, नेट चार्ज 0 तक नहीं दिख रहा था, इसलिए इंटरनल प्रॉपर्टी है ये, ऐसे नहीं दिखेगा। जब इसमें कोई रिएक्शन होगा, कोई क्रिया होगी, तब ये आपको दिखाई पड़ता है आवेश। बात समझ आई यहां तक? तो फिर आगे चलते हैं। तो आपने पढ़ लिए आवेश के प्रकार। इसमें एक और याद रखेंगे, जो भी बताया भी हमने, कि अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने पर धनावेश उत्पन्न होता है। वो वस्तु कैसी होती है? धनावेश हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित, या उस पर आवेश उत्पन्न होता है। अब बात करेंगे आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो अभी आपने देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला था आपका धनावेश, जिसको हम लोग कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज। दूसरा अपना होता है ऋणावेश, जिसको हम लोग कहते हैं निगेटिव चार्ज। ये दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब आवेशों की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? आवेशों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या गुण है? पहला गुण तो ये है कि अगर
लाइक चार्ज होते हैं, समान प्रकृति के आवेश होते हैं। समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति मतलब क्या है? वो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, ये लाइक चार्ज कहते हैं। इनके आवेशों के मध्य एक बल लगेगा और वो बल कैसा होगा? एक दूसरे को रिपल करेगा, इसको धकेलेगा बाहर की ओर, ये वाला इसको धकेलेगा, ये रिपल करते हैं। ये इसको धकेलेगा और ये वाला इसको धकेलेगा, इसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण, रिपल्सन कहते हैं। क्या होता है ऐसे आवेशों के बीच में? प्रतिकर्षण होता है। कैसे आवेशों के बीच में? जो समान प्रकृति के हैं, लाइक चार्ज। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है? इसी में ले सकते हो, पहली प्रॉपर्टी में ही एक साथ ज्यादा अच्छा लगेगा कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य सदैव क्या होगा? सदैव आकर्षण होगा, सदैव आकर्षण होता है। मतलब क्या हुआ? अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज, ये अनलाइक चार्ज है, ये एक दूसरे को अटैक, वो इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर आकर्षण होगा और यहां क्या हो रहा था? प्रतिकर्षण। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई आवेश है, उस पर पदार्थ है, उस पर जो आवेश है, वो आवेश की मात्रा वही रहेगी, चाहे वो आवेश स्थिर अवस्था में हो, रुका हो, या वो गतिमान हो। किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की मात्रा उसके वेग पर निर्भर करती है। वेग पर निर्भर नहीं करती है, वेग पर निर्भर नहीं करती। मतलब आवेश चाहे रुका हो चाहे गतिमान हो, उसकी आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आवेश पहले है स्थिर अवस्था में, वही आवेश रहेगा, चाहे गति करने तो तब भी यही आवेश बना रहेगा। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल चार्ज क्या है और आपका आवेश का क्वांटाइजेशन क्या है। अब चलते हैं मूल आवेश पर। आइए देखिए क्या होता है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फंडामेंटल चार्ज। ये बेस है आवेश का, ये सबसे सूक्ष्मतम आवेश होता है। मूल का मतलब है जड़, जहां से चार्ज की स्टार्टिंग है, सबसे सूक्ष्म आवेश है। ये सबसे सूक्ष्मतम आवेश होता है और ये सूक्ष्मतम आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। वास्तव में मूल आवेश है क्या? तो वास्तव में मूल आवेश इलेक्ट्रॉन। वास्तव में मूल आवेश क्या है? क्या है बच्चों मूल आवेश? इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है आवेश कितना होता है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और आवेश का मात्रक कूलम। इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। इसकी प्रकृति ऋणात्मक है, बाकी वैल्यू इतनी प्रोटॉन पर भी होती है, प्लस की 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऊपर आप पढ़ चुके हैं।
तो ये हमारा हुआ मूल आवेश। अब बात है आवेश का क्वांटाइजेशन, क्वांटिटीकरण क्या होता है, इस बात को ध्यान समझें। आवेश का क्वांटिटीकरण, आवेश का क्वांटिटीकरण या इसको परमाणुवक्ता भी कह देते हैं, परमाणुवक्ता, या इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटाइजेशन। ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। क्या होता है क्वांटाइजेशन? क्वांटिटी मतलब संख्या होता है। अब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पूर्ण संख्या में होती हैं, कंप्लीट नंबर में होती हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी में होती हैं। जैसे आपको चेयर लेनी मार्केट से, तो आपको चेयर कैसे मिलेंगे? 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, ऐसे ले सकते हो आप। और किसी की चाहिए भैया हमें 1.5 चेयर चाहिए, तो कैसे मिल सकती है? क्या एक को आधा करेगा? काट सकता नहीं चेयर को। आपको फैन खरीदना, फैन, आपको पेन खरीदना है, तो कंप्लीट नंबर में लीजिएगा। अब आधा पेन मांग दो, कौन दे देगा? आप काट के आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड क्वांटिटी में है, पूर्ण संख्या में। कुछ ऐसी हैं जैसे आपको चीनी लेनी है, तो चीनी चाहे 2 किलो ले लो, चाहे 500 ग्राम ले लो, चाहे 100 ग्राम, मिल जाएगी। ये फिक्स्ड क्वांटिटी में नहीं है, कितनी भी ले सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो फिक्स्ड क्वांटिटी में है। तो यहां जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या उससे लिए जाते हैं, तो पूर्ण संख्या में। यानी आवेश निश्चित रूप से क्या है? एक कंप्लीट नंबर है, पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर, इसलिए इसको लिखा जाता है Q बराबर प्लस माइनस Na। प्लस माइनस क्यों लगा दिया? अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके पास निगेटिव का चार्ज हो जाएगा, देगा तो प्लस चार्ज। यानी यहाँ क्या है? पूर्ण संख्या है, 1 2 3 ऐसे। यानी जब आवेश किसी वस्तु को हम देंगे, आवेश देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। ये एक A वस्तु है, एक B वस्तु है। अब ये A वस्तु अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकती है। यानी आवेश जो आपका होगा कैसा होगा? हमेशा E, 2E, 3E, 4E डॉट डॉट, इस प्रकार हो सकता है। अब आप सोचें कि आवेश की वैल्यू ऐसे हो जाए 1.5E, 2.5E या 3.75E, तो इस प्रकार नहीं हो सकता है। इस प्रकार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। कैसे होगा? फिक्स्ड क्वांटिटी में, पूर्ण संख्या में होगा। जब भी एक वस्तु इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे तो कंप्लीट नंबर में ही ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन। ये होता है आवेश का क्वांटाइजेशन। तो आवेश क्या है? एक पूर्ण संख्या होती है। आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें वैद्युत धारा क्या होती है। वैद्युत धारा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, धारा का होता है बहना। धारा का बहना मतलब होता है, और धारा बहती किस वजह से? विभवांतर की वजह से। तो वैसे आपको पहले विभवांतर पता होना चाहिए, लेकिन चलो इस धारा के बाद हम आपको विभवांतर बताते हैं कि जब तक विभवांतर आप नहीं समझेंगे तो धारा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धारा का प्रवाह ही होता है विभवांतर की वजह से। जब विभव में अंतर होगा तो धारा का प्रवाह होगा। अब धारा का मतलब क्या होता है? धारा शब्द का अर्थ है यहां पर बहना। धारा का अर्थ होता है बहना। कोई चीज बहती है उसको हम धारा कहते हैं। जैसे पानी बह रहा हो तो पानी की धारा, जल धारा बोल सकते हो, और अधिक मात्रा में बह रहा हो। दूध बह रहा है तो उसको दूध धारा कह सकते हो। खून बह रहा है, रक्त, तो उसको कहते हैं रक्त धारा। ऐसे यहां क्या बहता है विद्युत में? जो विद्युत धारा बनती है तो यहां बहता है आवेश, यानी चार्ज। आवेश कह सकते हो या एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवेश, आवेश का बहना ही क्या है? धारा है। कितना आवेश बह जाए
तो रेट ऑफ फ्लो, कितने टाइम में कितना चार्ज बह जाए, तो उसको बोलते हैं धारा। इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है I बराबर Q अपॉन T। I करंट का सिंबल है, Q चार्ज है जो फ्लो हो रहा है, यानी आवेश, Q बराबर NE है। यहां पर आप Q का मान NE लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, I बराबर NE अपॉन T। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से धारा बनती है या चार्ज के फ्लो होने से करंट बनती है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम पे कितना चार्ज बहा। अगर ये आपका कोई वायर है और इस वायर में कितने समय में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उससे बनती है आपकी करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से बनती है धारा, तो उसकी परिभाषा बनती है आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लोग आई से नोट करते हैं। अगर मात्रक की बात आती है धारा की, तो इसका मात्रक बनता है 2, और जनरली इसका मूल मात्रक हम यूज करते हैं। वैसे इसका मात्रक होता है, यहां से देखोगे तो आवेश का मात्रक कूलाम और बटे समय का मात्रक सेकंड, अथवा धारा एक मूल राशि है तो इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। धारा के अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर, जैसे कूलाम पीछे बढ़ाया था हमने आपको, 1 मिली एम्पियर में होती है 10 घाते -3 एम्पियर धारा। इससे छोटी होती है माइक्रो एम्पियर, वो होती है 10 घाते -6 एम्पियर। अब धारा भी एक अदिश राशि है, देखने में लगती है सदिश ये, लेकिन ये सदिशों के जो योग का नियम होता है, सदिश योग का जो नियम होता है, उस नियम का ये पालन नहीं करती है, इसलिए इसको अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया है। धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट होता है। अगर A से B जा रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, कौन, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ये प्रवाह है, तो धारा का प्रवाह होगा इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है A से B की ओर, धारा आएगी B से A की ओर। अगर आप किसी बैटरी या सेल में देखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा वो ऐसे होगा माइनस से प्लस की ओर, और धारा जहां से जितनी निकलती है वापस उतनी ही वहां तक पहुंचती है। अगर 2 एम्पियर करंट निकली है तो घूमते घामते किसी भी सर्किट से 2 एम्पियर वापस आएगी, प्लस से निकल के माइनस पे वापस आती है। धारा को फ्लो कराने के लिए हम 2 तार लेते हैं, एक से करंट जाती है, दूसरे से वापस आती है। इसलिए हम लोग घरों में बिजली के 2 तार यूज करते हैं, एक लाइव एक न्यूट्रल। एक से करंट जाती है लाइव से, न्यूट्रल से वापस आती है। तो ये कुछ करंट की बेसिक बातें हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह में इसके फॉर्मूले हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, थोड़ा हम लोग रिवीजन टाइम में चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड से बढ़ा है क्योंकि ये हम लोग रिवीजन चल रहा है, सब लोग सब पढ़ चुके हो। अब धारा का प्रवाह करने के लिए कुछ पदार्थ देखे गए, तो पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण 3 प्रकार से हुआ। वो 3 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं? एक पहला आपका जो पदार्थ है वो है चालक, जिसको आप कंडक्टर कह सकते हो। दूसरा आपका होता है अचालक, यहां देते चालक। इसको हम लोग अचालक को नॉन कंडक्टर कह सकते हैं या इंसुलेटर कह सकते हैं। नॉन कंडक्टर या कह सकते हो आप इसको इंसुलेटर। और इनके बीच का एक होता है, उसका नाम है अर्धचालक। इसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब देखिए, चालक, चालक करने से धारा चल जाए, कंडक्टर है ये, इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। क्यों होता है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिनकी वजह से धारा का प्रवाह हो जाता है।
धारा प्रवाहित होती है इनमें। शार्ट में समझा रहे हैं, बाकी आप समझ जाओगे। इनके एग्जाम्पल में आते हैं जैसे आपका चांदी हो गया, ये एक अच्छा चालक है, इसका प्रतिरोध भी कम होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी ज्यादा होती है। ग्रेफाइट हो गया, तांबा हो गया, तांबा के अलावा आपका एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, लोहा आदि, ये सब क्या हो गए? ये सब चालक हो गए। से अचालक पे आते हैं पहले। अचालक आपका क्या होता है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अर्थात धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं, धारा का प्रवाह ही नहीं होगा। ये एग्जाम्पल में क्या आते हैं? तो इनके एग्जाम्पल आते हैं जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, कागज वगैरह हो गया आदि। इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब बीच में बचता है आपका सेमीकंडक्टर। अर्धचालक, तो ये क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, अगर इनको ऊर्जा दी जाए तो ये फ्री हो सकते हैं। इनकी चालकता जो होती है, कंडक्टिविटी, वो इस चालक और अचालक के मध्य में होती है। चालक व अचालक के मध्य में होती है, उसके नाम से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? अर्धचालक, यानी आधा चालक है तो फिर आधा क्या? आधा चालक है। इसमें धारा बह भी सकती है, नहीं बह सकती। कब बहेगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री किया जाएगा। फ्री अपने आप नहीं होता, इसमें पहले से फ्री है, इसमें बिल्कुल फ्री नहीं। इसमें फ्री हो सकते हैं अगर ऊर्जा दे दी जाए। अगर कहीं से इनको ऊर्जा मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन के फ्री होते हैं, तो धारा बह जाती है। अगर धारा बहेगी तो चालक, ऊर्जा नहीं दी, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये बना रहेगा अचालक। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, उन एग्जाम्पल में आ रहे होते हैं उसको जर्मेनियम, कामा सिलिकॉन, और भी होते हैं कार्बन वगैरह आदि। इसको आप इंटर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसके ऊपर मिलेगा आपको, वहां आपको अच्छे से डिटेल समझ में आएगी। तो ये तीन प्रकार से पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है चालकता के आधार पर। इसमें धारा बहुत अच्छे से बहती है चालकों में, इस धारा बिल्कुल नहीं बहती है। इनमें धारा बह सकती है अगर इलेक्ट्रॉन को फ्री किया जाए, तो ऊर्जा दे दी जाए। तो ऊर्जा देने कई तरीके यहाँ पे होते हैं। किसी पदार्थ को, किसी अचालक को गर्म कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए, उसमें ऊर्जा मिल जाए, या उसमें डोपिंग कर दी जाए, दूसरे पदार्थ मिला दिए जाए, तो तमाम सारी कहानी इसकी होती है। अब हम लोग वापस आते हैं, थोड़ा वैद्युत विभव की चर्चा करते हैं। तो करंट को समझने के लिए, करंट को चलाने के लिए विभव की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। विभव, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल, ये एक प्रकार की एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को चलाने के काम आती है। जब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, धारा का प्रवाह होगा नहीं, यह पता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है चालक में। अगर किसी पदार्थ में देखे जाए तो इलेक्ट्रॉन तो पहले से है फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लो तांबे का तार ले लिया आपने, और तांबे के तार के प्रति एकांक आयतन में 5.8 गुणा 10 घाते करीब 28 प्रति मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर क्यूब आयतन में। लेकिन फिर भी ऐसे तार आप रख दोगे, अपने आप इसमें करंट नहीं बहती है। करंट कैसे बहेगी? जबकि इलेक्ट्रॉन यहां भी मोशन में है, लेकिन यहां रैंडम मोशन करते हैं, उल्टा सीधी गति कर रहे होते हैं, इसलिए इनका एवरेज वेग 0 था। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन ये मान लो है ऐसे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसा है,
कि ऐसे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि ऐसे जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है कि ऐसे जा रहा है। तो ये इसके वेग को जीरो कर देता है, ये इसके वेग को, ऐसे सब धीरे धीरे सब सारे वेग को जीरो करते हैं। इनका जो रैंडम मोशन, उल्टा सीधी अनियमित गति होती है, उसकी वजह से इनका औसत वेग शून्य हो जाता है। इस वजह से करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर इस तार को कहीं से विभव दे दिया जाए, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एक डायरेक्शन में हो जाएगा। जैसे इसी तार में अगर आप एक बैटरी लगा दें, क्या लगा दें आप, एक बैटरी लगा दें, ये बैटरी लगा दी, अब ये प्लस हो गया, ये माइनस। अब ये प्लस का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, ये उच्च विभव पे हो जाएगा, और माइनस लो पोटेंशियल। अब दोनों में विभवांतर हो गया। अब विभवांतर होने की वजह से ये पॉजिटिव जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब एक ही डायरेक्शन, इस प्लस की ओर आकर्षित हो जाएंगे। चूंकि आप पढ़ चुके हैं विपरीत प्रकृति के आवेशों के मतलब क्या होता है आकर्षण। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन चलाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा ऐसे तो करंट ऐसे इसके उल्टा बहेगी, करंट इस डायरेक्शन में बह जाएगी, करंट इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी। इस प्रकार से करंट जाएगा ऐसे, ऐसे वापस आएगी। यहाँ पे ये करंट चलेगी, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, धारा का प्रवाह हो गया जब इस पे विभवांतर आरोपित किया गया। तो बिना विभवांतर के धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। ये विभव एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉनों के चलाने के काम आती है। इलेक्ट्रॉन चले कैसे, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी विभव है। ये विभव जैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन को चलाएगा, करंट बन जाएगी। तो जरा समझते हैं क्या है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो विभव होता है इसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे कोई आवेश होता है, ये चार्ज रखा, तो उसके चारों एक ऐसा एरिया है कि अगर दूसरा आवेश आएगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको धकेलेगा यानी प्रतिग्रहण करेगा, अगर निगेटिव होगा तो उसको आकर्षण करेगा। कहां तक कर सकता है, ये अनंत तक, अनंत पे इसका जो फोर्स होगा जीरो जाता है। यानी अगर बहुत दूर हम कहीं जाएं, आपके लेवल के थोड़ा बाहर हो जाता है। अगर अनंत पे देखें तो यहां पर अगर कोई चार्ज रखा जाए, ये छोटा सा चार्ज है परीक्षणार्थ के बाद, तो अनंत पर इस पर बल नहीं लगा पाएगा। लेकिन अगर इसके चारों यहां तक वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है ये, और इस चार्ज को हम उठा करके धीरे धीरे, कौन उठाए, हम एक्सटर्नल बल द्वारा, ये इसको उठा के यहां ले आए इस जगह पर, इस Q0 को उठा करके यहां ले आए, तो इसको लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। अब यहां पे इसके ऊपर ये फोर्स लग जाएगी। तो अब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है, तो लाने में जो कार्य करना पड़ा, यही कार्य यहाँ ऊर्जा के रूप में स्टोर होगा। आप ये समझ लीजिएगा, जो हम वर्क करते हैं वही ऊर्जा होती है। कैसे आया समझ रहा, जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से किसी पिंड को बांध दिया जाए। अब इस पे हम बल लगाएं ऐसे फोर्स, इसको धकेलें, तो आप समझ सकते हो ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी, दबेगी, और जैसे बल डालेंगे ये वापस झटका मार के फेंक देगी। यानी जैसे कंप्रेस करेंगे तो इसकी स्थिति ये हो जाएगी, ये से कंप्रेस हो गई स्प्रिंग, तो बल लगाया। अब जैसे बल हटाएंगे तो स्प्रिंग इसको वापस झटका मारेगी, इसको बाहर फेंक देगी। क्यों झटका मारेगी, क्योंकि हम इसको दबाते हैं तो हम कार्य करते हैं, और वो सारा कार्य स्प्रिंग के अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। और जैसे हाथ डालते हैं स्प्रिंग इसको बाहर की उसी ऊर्जा से फिर कार्य करती है। इसलिए हम कहते हैं कार्य करने क्षमता ही क्या, ऊर्जा है, जो कार्य है वही ऊर्जा है। तो जब इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया जाता है तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य यहाँ ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। उसको हम कहते हैं वैद्युत विभव। V/W/Q0 इसका फॉर्मूला बन जाता है, या केवल होते हो आप V/W/Q। क्यों लाए अनंत से, क्योंकि अनंत पे कोई इसके द्वारा फोर्स नहीं लग रहा था, कोई वहां पोटेंशियल नहीं था। अनंत पर विभव जीरो होता है, कोई विभव नहीं होता। अब इसको यहाँ पे लाया तो यहाँ दोनों बीच में क्या हो गया, विभवांतर हो गया। तो अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को या एकांक आवेश को Q का मान यहाँ A रख दें, तो Q का मान हमने ले लिया मान लो 1 कूलम।
जैसे यहाँ एक रखोगे तो V बराबर क्या हो जाएगा W। इस 1 कूलाम के आवेश को हमने उठाया आनंद से और कहाँ लाए, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ा कार्य, वही कार्य क्या बन गया, वैद्युत विभव बन गया। तो यहाँ से डेफिनेशन बन गई कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसके मात्रक की बात की जाए तो मात्रक कार्य का होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम अथवा इसका फेमस मात्रक होता है वोल्ट। तो विभव मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। धारक मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये आपको याद रखने होंगे मात्रक। ये विभव का फॉर्मूला बन गया V बराबर W अपान Q। जूल बटे कूलाम या वोल्ट का मात्रक। ये भी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। ये आगे बहुत काम आएंगी आपको राशियां, थोड़ा यहाँ सीख के चलोगे तो काम आसान हो जाएगा आपका। तो विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब इसी वैद्युत विभव की जो एनर्जी थी, यही ऊर्जा हमें क्या करती है, चार्ज को चलाने का काम करती है, आवेश को चलाने का काम करती है। इसी बनता है वैद्युत विभवांतर। आइए देखते हैं क्या बनता है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस विभव धन अंतर। विभव में अंतर। अगर ये वैद्युत क्षेत्र है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे कोई चार्ज यहाँ रख दिया, कोई चार्ज उठा के यहाँ रख दिया, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में हो जाएगा अंतर। ये मतलब ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु पर है। यहाँ का विभव VA हो गया, यहाँ विभव VB हो गया। ये डिस्टेंस मान लो D है, कुछ भी है। अब अगर यहाँ से इस चार्ज को उठा के यहाँ हम ले गए होंगे, तो ले जाने में जो कार्य करना पड़ा, उसी की वजह से विभवांतर हो गया। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, वो वैद्युत विभवांतर रहता है। अब दोनों में अंतर निकालते हैं। तो जहां से आवेश उठाया और जहां ले गए थे, ये वाला विभव पहले लिखा जाएगा VB, और माइनस जहां से ले गए थे VA। अगर आप B से लाते A पर तो VA माइनस VB, A से ले गए हो B पे तो आप लिखेगा VB माइनस VA। दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर और W अपान Q वही रहेगा। और जो घटा के वैल्यू लाएंगे यहाँ से, VB मान रखेंगे, VA का मान, तो वही फिर विभवांतर हो जाएगा W अपान Q। इसको तो बातचीत सब वही है, बस यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में अंतर निकाला है। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मात्रक सूत्र वही है, मात्र वही जूल बटे कूलाम या वोल्ट रहेगा। तो इस विभवांतर की वजह से जब दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर होगा, एक पे हाई पोटेंशियल एक पे लो पोटेंशियल, तभी धारा का प्रवाह होता है, अन्यथा धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। किस कारण होता है? विभवांतर के कारण होता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे उष्मा का प्रवाह तापांतर कारण होता है। अगर एक गर्म वस्तु है, एक ठंडी वस्तु है, तो गर्म वस्तु उष्मा निकल के ठंडी वस्तु को जाती है हमेशा। द्रव का प्रवाह तलों के अंतर कारण होता है। एक बर्तन ऊपर रख दो, एक बर्तन नीचे रख दो, उसमें नली डाल लगा दो, तो पानी ऊपर नीचे आ जाएगा। द्रवों का जो प्रवाह होता है वो तलांतर, तलों में अंतर कारण होता है। उष्मा का प्रवाह तापांतर कारण, ऐसे धारा का प्रवाह विभवांतर कारण होता है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब तो यहां से हम लोग चलते हैं, अब विभव और धारा में एक रिलेशन ढूंढा था वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। उन्होंने देखा कि अगर कोई चालक तार है, क्योंकि ओम का जो नियम है वो केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य माना गया है। धात्विक चालक की में भी बात कर चुके हैं, जो हमारे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम तार थे, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो चालक थे। तो ओम ने विभव और धारा से संबंधित एक नियम दिया है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बैटरी ली, एक
आगे बताएंगे बना के फिगर। थोड़ा जनरल बताते हैं। एक बैटरी ली और बैटरी से एक तार को जोड़ के देखा, वो चालक तार था। तो जैसे बैटरी से जोड़ा उसको, तो बैटरी से निकला विभव, और विभव ने इलेक्ट्रॉनों को तार में चलाया तो बनी धारा। ऐसे समझो कि ये था एक तार, इसमें थे फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉनों की वजह से यहां पे उन्होंने क्या किया कि एक लगा दी ऐसे बैटरी, कुछ लोगों ने ये सर क्या लगा दिया, तो ये है कुंजी। कुंजी का काम होता है धारा को ऑन या ऑफ करना। अब जरूरी नहीं कि कंटिन्यू हमारी धारा बहती रहे, हमें नहीं जरूरत है तो बंद कर दिया स्विच। जैसे लोग घर में पंखा चलाते हैं, स्विच लगा होता है बंद कर दिया, पंखा नहीं चला, सर्दी पड़ रही है तो पंखे को बंद कर दिया स्विच से। तो नहीं करनी चाहिए तो यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया, करनी चाहिए स्विच ऑन कर लिया। तो यहाँ से चलती है करंट, करंट चलेगा मतलब टान चले होंगे। तो इसमें देखा उन्होंने ये कि जो यहाँ से पोटेंशियल दिया इसको, जो करंट दी, इनमें एक रिलेशन ढूंढा, और वो रिलेशन उनका था कि V इज प्रोपोर्शनल I। V क्या था, इस चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, और I क्या थी, उस तार में प्रवाहित होने वाली धारा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता बोर्ड एग्जाम में, और ये सिद्ध करने के लिए भी आता है कि इसको सिद्ध कीजिए भाई। ओम का नियम, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। हम लोग 160 में कहते हैं ओम का नियम। क्या था ओम का नियम? ओम ने कहा था यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, जो आपका चालक तार ये है, इस तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं, ओम सलाह पहले लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाएं। यहां पे एक प्रश्न बनता है कि भाई भौतिक अवस्था क्या है? तो भौतिक अवस्था में आता है ताप। इस तार का टेम्परेचर समान रखा जाए, टेम्परेचर न बढ़ने घटने पाए। दाब, लंबाई, समय, ये सब भौतिक राशियां हैं। इलेक्ट्रॉन संख्या वगैरह, द्रव्यमान वगैरह, कुछ भी ना बदला जाए। ये सब क्या है? ये सब भौतिक अवस्थाएं हैं, ये ना बदली जाए तो क्या होगा? तो देखा ना कि जो विभव और धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत रहता है। तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात, विभव धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। सदैव नियत रहता है। क्या कह दिया? अगर इस तार की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलते हैं आप, तो इस तार में जो विभवांतर उत्पन्न होगा और जो धारा बहेगी वो दोनों नियत बने रहते हैं। यानी आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि V इज प्रोपोर्शनल I। उन्होंने देखा जैसे जैसे हम विभव बढ़ाते हैं वैसे धारा बढ़ती है।
या इसी को देते हैं V/I बराबर नियत। उन्होंने कह दिया कि विभव और धारा का अनुपात सदैव याद रहता है। ये तो इनकी डेफिनेशन है, ये जो उन्होंने प्रूव किया ये नियम, उस नियम को कैसे सिद्ध किया है वो भी अब हम आगे आपको बताएंगे फिगर बना करके। कैसे ओम ने क्या क्या यूज किया, बैटरी लगाई, कुंजी लगाई, रियोस्टेट लगाया, अमीटर लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, ये सब समझेंगे। पहले ओम का नियम है क्या, इससे समझ लेते हैं। तो ओम ने एक चालक तार पर अगर उसकी कहा भौतिक अवस्थाएं न ली जाएं तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसमें जो धारा प्रवाहित होती है दोनों का अनुपात नियत रहता है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। ओम का नियम केवल धात्विक जो धातु के चालक होते हैं, चालकों के लिए ही सत्य है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम के नियम का सत्यापन और उसमें जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है। तब तक आप इस चित्रों को तैयार करिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बताते हैं आगे।